हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो हम कवर कर रहे थे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का टॉपिक, जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो का सबसे पहले पार्ट देखा था। फिर हमने अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का पार्ट कवर कर लिया था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो मैंने पहले ही कवर कर लिया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से पहले, ठीक है। वो तो मेथड से रिलेटेड था, लेकिन जो जर्नल एंट्री से रिलेटेड था वो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का पार्ट था। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट, जो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। फिर आपका फोर्थ आएगा रिवोल्यूशन एंड मेमोरेंडम, रिवोल्यूशन से रिलेटेड पार्ट। तो उसमें मैंने जर्नल एंट्रीज भी कवर किए फॉर्मेट के फॉर्म में, और एक अकाउंट यानी स्टेटमेंट पूरा कवर किया है, जिससे आपको सारा का सारा पार्ट समझ में आ जाए। लेकिन देखिए, मैंने मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का क्वेश्चन कवर नहीं किया। जो बड़ा इलस्ट्रेशन कवर किए दो, वो कवर किए मैंने किसके, रिवोल्यूशन से रिलेटेड, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, पूरा का पूरे आपके दो इलस्ट्रेशन आएंगे। इसके अलावा WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड भी आपके दो इलस्ट्रेशन आएंगे। उसके अंदर मैंने 4 या 5 अराउंड केस दोनों WCR में भी और IFR में कवर किए, ताकि कभी आपका एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आ जाए या इसके रिलेटेड एंट्री से रिलेटेड आ जाए, तो जो आपने एंट्रीज पढ़ी हुई होगी या की हुई होगी उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, एक ही वीडियो में तो सारा होगा नहीं, तो 2 वीडियो में होगा। आज जितना होता है देख लेते हैं कि कितना पार्ट कवर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो आपको पता है कि नया पार्टनर एडमिट होता है। जैसे मान लो कि 1 अप्रैल 20 को कोई नया पार्टनर जैसे C एडमिट हुआ, और A और B की जो बैलेंस शीट थी, A और B पहले से ही पार्टनर थे, तो 31 मार्च 20 को बनी हुई है। उसमें आपको लाइबिलिटी साइड में भी रिजर्व्स दिख रहे हैं और P&L का यानी क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। एसेट साइड में आपको P&L का डेबिट बैलेंस दिख रहा है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख रहे हैं। तो जनरली ये जो सारे पार्ट हैं, ये किसको डिनोट करते हैं, वही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। लाइबिलिटी वाले क्या करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को, और एसेट साइड वाले जनरली हम बोल सकते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डिनोट करते हैं। अब बताइए, अगर C आया 1 अप्रैल को, तो उसका क्या लेना देना है इससे 31 मार्च 20 के जो आपको बैलेंस है उससे रिलेटेड। तो आपको पता है कि उस केस में A और B ही क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर प्रॉफिट्स को, रिजर्व्स को या लॉसेस को आपस में बांटेंगे, C नहीं बांटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा, सीधी सी बात है। लेकिन हल्की सी दिक्कत किस में आ जाती है, WCR और IFR में, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप किस लिए बनाते हो, कि वर्कर को कोई भी देखिए चोट लग गई या कुछ भी अनहोनी हो गई, कुछ भी कोई घटना हो गई, इवेंट हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया, यानी कोई दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से क्या हो गया, हमें उसको क्लेम देना पड़ गया, तो वो किस में से देंगे, रिजर्व में से देंगे, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हो गए, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो क्या पता हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ करना पड़ सकता है, तो उसमें से देना पड़ेगा। तो बाकी जो रिजर्व बचा वो किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में से। लेकिन क्या पता ज़्यादा अमाउंट देना पड़ गया, तो वो किस में चले जाएगा, रिवैल्यूएशन में। अब देखिए, मैंने 2 लाइन में ही बोल दिया, वही क्या होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक। तो वो जब मैं आपको एंट्रीज कराऊंगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे यही बोल रहा है, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म, देन रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड क्रेडिट और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। सिंपल पार्ट है। अब देखिए क्या बोल रहा है, P&L अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब अगर क्रेडिट है तो आपको पता है वो डेबिट होगा। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है एक्सिस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लाइबिलिटी। ये तो मैं जब आपको क्या कराऊंगा, इलस्ट्रेशन कराऊंगा तब जाके समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से लास्ट पार्ट में, आज के लास्ट पार्ट में ये कवर हो जाएगा। फिर दे रखा है एक्सिस ऑफ रिजर्व ओवर डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब ये भी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मान के चलिए कि आपका WCR और IFR ही दे रखा होता है और नीचे कुछ भी नहीं दे रखा होता, मतलब ना लाइबिलिटी का पार्ट दिया होता है, ना इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन का पार्ट दिया होता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, सारे पार्ट को डेबिट करना है और पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इसलिए जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो आप बाय P&L लिखते हो, बाय जनरल रिजर्व लिखते हो, बाय WCR लिखते हो, बाय IFR लिखते हो। समझ गए ना क्यों, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रही होती है इससे। अब इसके बाद अगर बोलता है कि P&L का डेबिट बैलेंस है, मतलब एसेट साइड में, यानी आपको लॉस दिखा रहा है। अगर आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से एसेट साइड में दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या जो भी करंट अकाउंट है। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं जब फॉर्मेट बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, तो कैपिटल के साथ आप करंट भी लगा सकते हैं। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो करंट, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल ही आएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, क्योंकि देखिए डेबिट होता है तो ये क्रेडिट हो गया। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी डेबिट होता है, ये भी एसेट साइड में दिखाया जाता है। किस नाम से, ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नाम से आता है। तो आप क्या करोगे, इसको क्रेडिट कर दोगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर दोगे, या करंट अकाउंट को डेबिट कर दोगे। लेकिन मान के चलिए ये C केस दे रखा है, अगर पार्टनर इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते।
अगर मैंने बोला कि किस केस में, इस केस में कि अगर पार्टनर ये पीएनएल जनरल लेजर इसको बांटना ही नहीं चाहते तो उस केस में क्या होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, या करंट, जो भी आप कर सकते हो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, जो भी गेन कर रहा है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। मान के चलो सी आया तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आपको पता है कि अगर ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पुराने पार्टनर है, तो टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। अब आप बोलोगे कैसे, जैसे आपका गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, आपने वो देखी जब गुडविल कैश में नहीं लाता तो आप क्या करते हो, फर्म की गुडविल में से उस नए पार्टनर का हिस्सा निकालते हो, या कभी कभी मैंने गेनिंग वाला भी कराया था पिछली वीडियो में, तो वो गेनिंग वाला जो भी हिस्सा है वो किसको मिल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग को मिल जाएगा। हमारे पिछली वीडियो में हमने अशोक का एग्जाम्पल लिया था तो अशोक को मिल गया था, ठीक है। तो वैसे ही आप सोच के चलिए और वैसे ही सेम आप रिजर्व में देखिए। अगर आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व दिख रहा है, जैसे 50,000 का जनरल रिजर्व दे रखा है और नीचे बोल दिया कि इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो उस केस में ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग याद रखो। देखिए गेनिंग तो क्या होता है, कभी कभी जो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं उसका गेन आ जाता है, तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग वो नहीं होगा, वो तो गेनिंग होगा, तो वो भी देगा। तो वो भी क्या देगा, 50,000 के रिजर्व में से खुद का हिस्सा देगा। अब उसका हिस्सा क्या है, गेनिंग वाला हिस्सा, समझ गए, इस तरीके से आएगा। अब एंट्रीज में आपको कराऊंगा भी किससे रिलेटेड, ये WCR और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, लेकिन पहले हम क्या समझ लेते हैं थोड़ा सा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मतलब एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है। और सीधी सी बात है, आपको पता है कि इसमें असेट्स के रीवैल्यू की बात कर रहा है और लायबिलिटी के रीअसेसमेंट की बात करता है। लोग क्या बोलते हैं इसको, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी नॉर्मली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि देखिए रीवैल्यूएशन असेट्स के लिए बोल रहा है और रीअसेसमेंट लायबिलिटीज़ के लिए बोल रहा है। क्यों, इसका भी रीज़न आपको दे देता हूँ। देखिए असेट्स तो क्या होती है, मान के चलो आपने खरीदी तो वो आपकी खुद की है, आप ओनर हो, आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप उसको पटक सकते हो, ठीक है, फेंक सकते हो, आपकी मर्जी है। आप उसको बेच भी सकते हो, आप उसको बिजनेस में भी होल्ड करके रख सकते हो, तो उसका तो रीवैल्यूएशन ही होगा ना, उसकी तो मार्केट वैल्यू ही असेस होगी, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होगी। असेस नहीं बोल रहा फालतू में, आपको लगेगा सेम हो रहा है, मार्केट वैल्यू ही कैलकुलेट होगी, यानी वैल्यूएशन होगा, ठीक है। जबकि लायबिलिटी तो क्या आपकी ऑब्लिगेशन है, आपने लोन लिया, आपको पेमेंट करना है। तो रीअसेसमेंट में क्या हो सकता है, कम ज़्यादा पार्ट हो सकता है। कम ज़्यादा कैसे हो सकता है, मान के चलो क्रेडिटर है, अब आपको पता है कि उसके साथ आप प्रोविजन बना रहे थे या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बना रहे थे, वो आपने नहीं बनाया, अब आप बना रहे हो। जब आप रीवैल्यू कर रहे हो एसेट्स और लायबिलिटी को, तो जब लायबिलिटी का रीअसेसमेंट कर रहे हो तो उस वक्त आपने क्या करा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बना दिया कि भाई इतना अपन को क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरीके से मान लो कि आपने लोन लिया हुआ है किसी से, अब सामने वाला वेव करना चाहेगा कुछ पार्ट, तो वो तो उसके ऊपर है ना। तो रीअसेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारा जैसे 1 लाख का लोन है, अब वो 10,000 सामने वाले ने क्या कर दिया, छोड़ दिया क्लेम, तो 90 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, रीअसेसमेंट कर रहे हैं। जबकि रीवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, यानी वैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, एसेट्स को हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, ठीक। अब आप बोलोगे सर आपने तो हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें क्या बोला था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें आप क्या बोलते हो कि फिक्स एसेट्स अगर आपने खरीदी है, ठीक है, जनरली एग्जांपल फिक्स एसेट का ही दूंगा, वही सही रहता है, और भी चाहे आप कोई सी भी एसेट्स बोल दो, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है जनरली, तो फिक्स एसेट्स का एग्जांपल सही रहेगा। तो आपने बोला कि सर, आपने बताया कि फिक्स एसेट जैसे हमने 2005 में खरीदी कोई भी, जैसे मान के चलो कि कार का एग्जांपल दे देता हूँ, तो कार खरीदी कितने की, 5 लाख की कार खरीदी, ठीक है। अब आपने बोला कि इस पे डेप्रिशन लगते आ रहा है, तो ये तो बुक वैल्यू पे ही आ रहा है। आपने बोला हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है, बुक वैल्यू पे, यानी जनरली कॉस्ट पे ही लेते हैं जिस पे हमने खरीदी। अब डेप्रिशन तो एक मेथड है जो लगाते रहते हैं, उसकी वजह से बुक वैल्यू आती है। लेकिन आज की मार्केट वैल्यू जैसे 2020 में अगर वो कार देखेंगे, ठीक है, आपने डेप्रिशन लगाते गए और उसकी वैल्यू आपकी बुक में दिख रही है 2 लाख, मान लो 3 लाख का डेप्रिशन लग गया एग्जाम्पल के फॉर्म में, लेकिन उसकी आज वैल्यू सिर्फ 50,000 है, और आप अभी भी कितनी दिखा रहे हो उसको, 2 लाख, कितने 2 लाख दिखा रहे हो 2020 में, किसके हिसाब से, डेप्रिशिएशन के हिसाब से, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप रीवैल्यूएशन की बात करोगे पार्टनरशिप में तो आप 50,000 दिखाओगे। तो देखिए ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि ये लॉन्ग टर्म की एसेट है, कितने साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो बैलेंस शीट प्रॉपर व्यू नहीं दिखाएगी, एक सब्सटेंशियल पार्ट आपको लेना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना फुली एंड फेयर डिस्क्लोजर, तो एक तरीके से फेयर डिस्क्लोजर हुआ ही नहीं, जबकि मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है, 50 चल रही है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, रीवैल्यू करना पड़ता है। तो एक प्रोफेशनल वैल्यूअर बुलाना पड़ेगा, जनरली वो क्या करेगा, एसेट्स को वैल्यू करेगा, उसके बेसिस पे बताएगा कि बढ़ी है कम हुई। जैसे एक लैंड है, आपने 20 साल पहले मान के चलो वैल्यू कम होती थी तो 10 लाख का खरीदा, आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ हो गई। अब आप उसको लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, आप उसको क्या कर रहे हो, आज भी बैलेंस शीट पे सिर्फ लैंड बोला मैंने,
उसका कुछ भी यूज़ नहीं करा आपने, तो वो 10 लाख पे दिखा रहे हो आप बैलेंस शीट में, जबकि उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 करोड़ हो गई। अब प्रोफेशनल वैल्यू के थ्रू आपने वैल्यू कराया तो पता चला 1 करोड़ 80 लाख है, 2 करोड़ नहीं है रियल में, लेकिन 1 करोड़ 80 लाख है। तो फिर भी आपको 1 करोड़ 70 लाख का फ़ायदा तो हुआ ना, वो आपने दिखाया ही नहीं, जबकि आपको बुक्स में दिखाना है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमें रिवोल्यूशन करना पड़ता है। और जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में हमें पता है कि उससे पहले का पार्ट, क्योंकि देखो नया पार्टनर न तो क्या होगा, लाइबिलिटीज़ के लिए कोई पे करेगा पार्ट, यानी लाइबिलिटी के लिए लॉस को बियर करेगा, ना एसेट्स में जो इंक्रीमेंट हो रहा है फ़ायदा हो रहा है उसको लेगा। ठीक है, तो ना एसेट से रिलेटेड प्रॉफिट को लेगा, ना लॉस को लेगा, ना लाइबिलिटी से रिलेटेड लॉस को लेगा, ना प्रॉफिट को लेगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, पुराने पार्टनर ही लेंगे, क्योंकि वो तो अभी अभी नया आया है, मैंने जैसे ऊपर बताया आपको। तो यहाँ पे भी यही बोल रखा है, ये बोल रहा है न्यू पार्टनर इज नॉट टू बी बेनिफिटेड बाय एनी एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ द फर्म और बाय एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑन लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। सिमिलरली ही इज नॉट टू बियर एनी पार्ट ऑफ द लॉस that is due to decrease in value of assets और increase in value of liability of the firm till the date of his admission। अब देखिए रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एसेट आपका सोर्स है, अगर वो बढ़ गया तो आपको फायदा है, कम हो गया तो नुकसान है, सीधी सी बात है। लाइबिलिटी अगर कम हो गई तो कम पेमेंट करना पड़ेगा, इसका मतलब फ़ायदा है। लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई कि हमने गलत दिखा रखी थी बुक्स में, ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, रीअसेस करने पर हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हमारा क्या है, लॉस है, सीधी सी बात है। ठीक, देयरफॉर बिफोर ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ फर्म आर रीवैल्यूड। ठीक, एंड एनी प्रॉफिट और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम सच ए रेवोल्यूशन इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तभी तो देखिए किस में जा रहा है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर प्रॉफिट होता है तो आपका आता है रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है करंट, और अगर आपका प्रॉफिट आता है तो क्या, सॉरी लॉस आता है तो उस केस में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। अब देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप एंट्री सही ढंग से समझते हो तो आपको पता है कि एसेट्स आपकी होती है डेबिट, ठीक है, लाइबिलिटी आपकी होती है क्रेडिट। अब सोचिए कि अगर एसेट बढ़ गई तो आप क्या करोगे, एसेट को डेबिट ही करोगे और टू क्या कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, सीधी सी बात है। अगर एसेट आपकी कम हो गई तो आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे, तो उसके इसमें क्या करोगे, रीवैल्यूएशन टू एसेट। मैं आपको रटवाऊंगा भी और ये आपका समझने का पार्ट है, समझ गए। वैसे ही लाइबिलिटी हम बोल रहे क्रेडिट, तो अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो और क्रेडिट करोगे, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करने का मतलब क्या है, टू लाइबिलिटी अकाउंट, और रेवोल्यूशन को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसेट डिक्रीज और लाइबिलिटी बढ़ी, तो ये लॉस को डिनोट कर रहा है। तो एसेट कम हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक, तो एक तरीके से क्रेडिट हो गया। ठीक, तो रेवोल्यूशन के टू साइड में दिखाएंगे। उसी तरीके से एसेट बढ़ गई, मैंने बोला डेबिट होती है और डेबिट हो गई। लाइबिलिटी अभी आपको बताया क्रेडिट होती है, तो अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो आपकी डेबिट हो गई। इसका मतलब ये फ़ायदा है और ये भी फ़ायदा है, कम पे करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है। जो भी आपका स्टॉक है, डेटर्स हैं, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी जो भी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है। कोई क्रेडिटर्स हैं जो कम हो गए, ठीक है, या उन्होंने हमारा जो भी अमाउंट है वो वेव कर दिया, छोड़ दिया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, फ़ायदा है, टू रेवोल्यूशन अकाउंट। अब रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, क्यों, क्योंकि आप सोचिए कि अगर ये पार्ट ज़्यादा है क्रेडिट का और डेबिट का कम, तो हमारा फ़ायदा होगा। तो अगर फ़ायदा है तो हमेशा किस में दिखता है, क्रेडिट में दिखता है। फ़ायदा हमेशा किस में दिखता है, क्रेडिट में ही। प्रॉफिट एंड लॉस किस में आता है, क्रेडिट में। तो सीधी सी बात है, उस रेवोल्यूशन अकाउंट को हम किस में दिखाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे, क्योंकि ये किसका पार्ट है, कौन चला रहा है बिजनेस, पार्टनर्स ही चला रहे हैं, तो उनका ही पार्ट आएगा। तो कैपिटल करंट जो भी है उसमें दिखा देंगे, और अगर लॉस है तो उसका उल्टा कर देंगे, यानी कौन बियर कर रहा है, पार्टनर्स ही बियर करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसी तरीके से आपका चलो पहले क्या करते हैं, एक बार इसी का फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए दिख रहा है ये रिवोल्यूशन, क्योंकि एक एक करके करेंगे फिर डिफरेंस भी देख लेंगे मेमोरेंडम का। ये दिख रहा है आपको, तो देखिए यहाँ पे मैंने टू एसेट, और देखिए आपकी सहूलियत के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा एरो का निशान बना दिया जो गिरता हुआ है, डिक्रीज इन वैल्यू। अब देखिए अगर आपको रटना है ना तो माइंड में क्या करिए, वैसे क्या ये बच्चे रटते हैं, या मान के चलो कि जो 12th नया आते हैं नए बच्चे, उनको समझ में नहीं आता है कईयों को, क्योंकि उनको इतना क्या होती है 11th में जनरली बेसिक क्लियर कईयों का नहीं होता, ठीक है, क्योंकि या तो ट्यूशन पढ़ी हुई है तो मज़े की हुए होते हैं, कोचिंग की भी होती है, तो ढंग से ज़्यादा समझते नहीं, और कुछ ढंग से समझते हैं तो अप्लाई कर लेते हैं, उन्हें आ जाता है, तो उन्हें ये समझने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए आपके माइंड में आप बैलेंस शीट याद रख लीजिए, बैलेंस शीट में क्या होता है, ये लाइबिलिटी साइड होती है और ये एसेट साइड होती है। तो अगर एसेट बढ़ रही है तो इधर ही बढ़ा दो, देखिए, ठीक है, और अगर एसेट कम हो रही है तो अपोजिट कर दो, समझ गए। और जो कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से तो मैंने बताया एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट डेबिट होती है और बढ़ानी है तो एसेट और डेबिट कर दो और टू रेवोल्यूशन कर दो। तो देखिए रेवोल्यूशन के क्रेडिट में जा रही है, तो एसेट डेबिट हो रही है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट ऐसे, और उल्टा क्या हो जाएगा, कम हो रहा है
तो वैसे सोच लो, या रटना है तो मैंने आपको बता दिया, एसेट इधर आती है तो इधर क्या कर दो, बढ़ा दो और इसके अपोजिट में कम कर दो। लाइबिलिटी किधर आती है, इस साइड आती है बैलेंस शीट में, तो माइंड में याद है आपके लाइबिलिटी क्या आती है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आती है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में। तो उस केस में क्या करोगे, अगर बढ़ रही है तो इधर ही बढ़ा देंगे और कम हो रही है तो इधर कम कर देंगे। तो देखिए बढ़ने का निशान, ये कम होने का निशान, समझ गए। अब आप बोलोगे सर अनरिकॉर्डेड, वो तो आपने दिखा ही नहीं। अरे अनरिकॉर्ड दिखाने की जरूरत ही क्या है। अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट में आपको एसेट दे ही नहीं रखी, जीरो दे रखी थी। इसका मतलब मान लो कोई ओल्ड टाइपराइटर था, वो आप लिखना भूल गए थे, 5,000 का था, अब आपको लिखना है तो इसका मतलब कहाँ लिखोगे, यहीं तो लिखोगे। तो इसका मतलब आप एसेट को बढ़ाओगे। ठीक, अगर लाइबिलिटी को ही लिखना भूल गए, आपको लाइबिलिटी को लिखना है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को, तो कहाँ लिखोगे, यहीं तो लिखोगे। तो इसका मतलब यहाँ करोगे। और कॉन्सेप्ट समझना है तो सीधी सी बात है, लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है और एसेट आ रही है, अब तो एसेट डेबिट हो रही है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन और रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ रही है। इसके बाद आपको पता है कि ये साइड क्या होता है, एक तरीके से एसेट बढ़ रही है लाइबिलिटी कम, तो ये आपके प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है एक तरीके से। और ये कम है और ये ज़्यादा है, ये 1 लाख है, ये 70 है, तो 1 लाख में 70 का है, बाकी कितने बचे 30। तो ये 30,000 क्या हो जाएंगे, यहाँ बढ़ जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम, तो क्या होगा, लॉस। ठीक, ये आपको आ गया सिंपल सा पार्ट। अब चलते हैं किसकी तरफ, मेमोरेंडम रेवोल्यूशन की तरफ। अब देखिए मेमोरेंडम रेवोल्यूशन में क्या बोलता है कि जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि पार्टनर्स आपस में, नए पार्टनर के साथ, यानी सारे के सारे पार्टनर्स आपस में एग्री हो गए कि एसेट्स एंड लायबिलिटी की बुक वैल्यू में चेंज नहीं करना, या जो भी हमने बोला है वही चेंज होगा। यानी कहने का मतलब देखिए क्या चेंज हो सकता है, कैपिटल में चेंज होगा, क्योंकि अगर बुक वैल्यू एसेट्स लायबिलिटी में चेंज नहीं होगा तो सारा एडजस्टमेंट किसके थ्रू होता है, कैपिटल के थ्रू। अभी आप सोचिए, मैंने आपको बताया रिजर्व, रिजर्व में मैंने क्या बोला, अगर बांट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर रहे हो आप, क्रेडिट कर रहे हो। अगर है ना लॉसेज वॉसेज तो डेबिट कर रहे हो, आपने यही करा कैपिटल या करंट अकाउंट को, तो आप बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब उसको खत्म कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी बैलेंस शीट में जो एसेट्स लाइबिलिटी की वैल्यूज दे रखी है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अल्टर नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रीवैल्यू तो करेंगे, मतलब रीवैल्यूशन तो बनाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, सारा एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगा, पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू होगा। तो एंट्री वही बनती है, लेकिन समझाने का तरीका अलग है। एंट्री वही बनती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन समझाने का तरीका क्या है, यहाँ पे मेमोरेंडम रिवोल्यूशन खुल जाता है। अब यहाँ पे बोलता है 2 पार्ट में खुलता है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट वाली साइड में पहले पुराने पार्टनर्स में बांटो, फिर उसके अपोजिट साइड में क्या करो, पूरे के पूरे पार्टनर्स में बांट दो, सारे पार्टनर में। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो अभी आ जाएगा। अब देखना क्या करना कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बाद में पढ़ना, पहले मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ लेना। याद रखना मैंने क्या बोला, अगर प्रॉफिट आया तो उसके सीध में, यानी उसके नीचे ही आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दोगे, और उसके अपोजिट में यानी बाय साइड में क्या करोगे, ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स, क्या करोगे, सारे पार्टनर्स। ठीक, देखिए दिख रहा है आपको ये मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। इफ प्रॉफिट, लॉस का उसका अपोजिट हो जाएगा, याद रखना, जैसे मैंने प्रॉफिट का बताया वैसा का वैसा अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए ये एसेट आपको पता ही है डिक्रीज का पार्ट है, सेम रिवोल्यूशन की तरह सोचिए, ये एसेट बढ़ रही है, ये लाइबिलिटी कम हो रही है, ये लाइबिलिटी बढ़ रही है। आपने बोला सर एसेट्स की और लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज नहीं करोगे, फिर कम ज़्यादा क्यों कर रहे हो। देखिए मैंने क्या बोला कि ये किसके थ्रू एडजस्टमेंट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू। आपने बोला सर कहाँ हो रहा है, आप तो रिवोल्यूशन बना रहे हो। तो देखिए अभी आपको पता चल जाएगा जैसे ही मैं एंट्री का फॉर्मेट आपको बताऊँगा। तो देखिए अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो देखिए मैंने यहाँ पे बांटा क्या, नहीं। वैसे ऊपर वाले मैंने क्या करा था, जैसे आपको बताया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा रिवोल्यूशन वाले पार्ट में कि 2 पार्टनर्स कैपिटल, क्या लिखा, 2 पार्टनर्स कैपिटल, तो यहीं बांट दिया, या बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस यहीं बांट दिया। लेकिन मेमोरेंडम में क्या करा मैंने, सिर्फ 2 प्रॉफिट लिख के अमाउंट लिख के बंद कर दिया, तो मैंने यहाँ बांटा नहीं। फिर अब इस प्रॉफिट को मैंने बोला इसी के नीचे, इसी की सीधी सीधी लाइन में मैंने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया। मान लो कि ए और बी है, किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। किस में बटेगा, ओल्ड, क्योंकि ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड रेशो में बटेगा। फिर इधर आके देखो क्या हो गया, ये ऑल पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू। जैसे मैंने बोल दिया कि मान लो कि नया पार्टनर सी है, सपोज करो, तो ए बी सी, तो ऑल का मतलब क्या हुआ, ओल्ड के साथ न्यू भी ऐड हो गया, तो किस रेशो में आएगा, न्यू रेशो में। समझ गए। और अगर आप बोलते सर लॉस होता तो यहाँ पे आप क्या करते, बाय लॉस। ठीक, फिर सेम इसी सीधी लाइन में आप क्या करते, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्या करते, और इस लाइन में आके आप क्या करते, न्यू पार्टनर्स, सॉरी न्यू बोल रहा हूँ, ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे ओल्ड आएगा और यहाँ पे ऑल आएगा अगर लॉसेज होता है। तो आपको पता है कि प्रॉफिट की सीधी लाइन में, वैसे ही लॉसेस की सीधी लाइन में। ठीक, तभी मैंने लॉसेस का स्टेटमेंट नहीं बनाया और यहाँ पे लिख दिया है इफ लॉस ऑन रिवोल्यूशन अबोव पार्ट विल बी रिवर्स्ड। आई होप इतना तो आपको थोड़ा सा आ गया होगा कि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन सेम रिवोल्यूशन की तरह होता है, लेकिन जो इसमें एंट्री होती है वो ये रही।
देखिए क्या बोल रहा है, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट, कब, जब प्रॉफिट हो, याद रखना जब क्या है, प्रॉफिट। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि टू साइड पे क्या करना है, आपको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में बांट देना है। फिर उसका रिवर्स क्या करोगे आप, बाय साइड में, तो बाय साइड में आपने क्या बोला, ऑल। तो देखिए बाय का मतलब क्या हो गया, ऊपर एम आर खुला हुआ है अकाउंट, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू एम आर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू एम आर, जिसमें न्यू भी इंक्लूड है। तो ये ट्रांसफ़र कर दिया एक तरीके से हम बोल सकते हैं। अब देख सकते हो आप, मेमोरेंडम से मेमोरेंडम कट गया, मेमोरेंडम से मेमोरेंडम कट गया, तो क्या पता आपकी एंट्री न्यू, आपको पता है कि देखिए यहाँ पे ए बी सी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ए बी आएगा। तो क्या पता कि आपका सीज कैपिटल, क्योंकि आपको पता है ए बी सी यहाँ पे डेबिट आएगा, तो सी डेबिट होगा और यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पे सी है ही नहीं। तो इस केस में क्या हो गया, ज़्यादातर सी आपका क्या आएगा, डेबिट ही आएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ज़्यादातर आपका ए और बी क्या आएगा, क्रेडिट ही आएगा। अब देखिए वो किस पे डिपेंड करता है, वो प्रॉफिट या लॉस पे डिपेंड करता है, याद रखना। एक बार आप क्या करना, प्रॉफिट या लॉस को बांट के देख लेना, और आप क्या करना, उसके बाद जैसे आप बांटोगे ना, उसके बाद एम आर से एम आर काटना, और ए से ए काटना, बी से बी काटना, जो भी अमाउंट बच रहा है उसी जगह पुट कर देना। मान लो अगर क्रेडिट का बच रहा है तो क्रेडिट, डेबिट का बच रहा है तो डेबिट पुट कर देना, उसी जगह पुट कर देना। तो आप देखना अपने आप आपका एक एंट्री बन जाएगी, सीज कैपिटल टू ए टू बी, या सीज कैपिटल एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, या सीज कैपिटल बीस कैपिटल टू एस कैपिटल, इस टाइप की कोई ना कोई आपकी एंट्री बन जाएगी। तो वो कैसी एंट्री हो गई, जो हमने क्या बोला कि अगर हम बांटते नहीं हैं, जैसे हमने बोला कि हम रिजर्व्स बांटते नहीं हैं, तो हम एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, बताया था ना अभी मैंने ऊपर ऊपर रिजर्व्स वाले में। तो वैसे ही ये बन गई अपने आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, और सारा का सारा एडजस्टमेंट किसके थ्रू हुआ है, कैपिटल या करंट के थ्रू हो गया, क्योंकि मेमोरेंडम से मेमोरेंडम कट गया और बचा क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है दो पार्ट है, पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, वही एंट्रीज फॉर रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी मेड, बट नो रिकॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मेड थ्रू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। इसका मतलब रिवोल्यूशन के थ्रू नहीं होगा, रिवोल्यूशन का अकाउंट नहीं खुलेगा। द रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन इन द फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बताया टू साइड में। In order to complete the double entry, entries regarding assets and liability made in the first part are reversed in the second part so that value of assets and liability remain unchanged। अब चाहे वो सारी एंट्री जो आपने की ना वो रिवर्स कर सकते थे, लेकिन हमारा सही तरीका क्या होता है, हमने प्रॉफिट को जो बांटा उस एंट्री को क्या कर दिया, हमने सारे पार्टनर्स में रिवर्स में बांट दिया। उस प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, सारे पार्टनर्स में रिवर्स में बांट दिया। सबसे अच्छा तरीका ये है। ये क्या बोल रहा है, सारी एंट्रीज को रिवर्स करो, पर सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो मैंने नीचे आपको बताया। ये बोल रहा है बैलेंस इन द सेकंड पार्ट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस केस में क्या होगा, जो प्रॉफिट है आपस में ही कट गया, ठीक। तो ये बोल रहा है अगर प्रॉफिट है तो ये एंट्री होगी, और लॉस है तो देखना नीचे क्या बोल रखा होगा, रिवर्स। इफ देर इज लॉस ऑन रिवोल्यूशन, अब वो एंट्री विल बी रिवर्स। इसका मतलब क्या है, आप चाहे देख सकते हैं, ये जो पार्ट है अगर लॉस होगा तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन। अब देखिए रटना नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मेट देखना है। फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट में आपको पता है कि लॉस आ रहा है बाय साइड में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे नीचे इसके, यहाँ पे ये ऑल की जगह कर दोगे ओल्ड, समझ गए। तो बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मान लो ए और बी है तो बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, ये जो लॉस आया वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इसी लॉस को आप क्या करोगे, सारे पार्टनर्स में ओल्ड की जगह क्या बोलोगे, ऑल, तो रिवर्स हो जाएगा। तो आप एंट्री क्या बोल रहे हो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू एम आर, फिर क्या बोल रहे हो, एम आर टू ऑल, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऊपर मैंने एंट्रीज बताई इसका रिवर्स। तो अभी देखो मैंने क्या बोला, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू एम आर, फिर क्या बोला, एम आर टू ऑल, ऑल पार्टनर्स, ठीक है, एम आर टू ऑल। तो इसका रिवर्स जब भी लॉस होगा, ठीक। फिर अब देखो डिफरेंस क्या है, वही जो मैंने बताया। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, इसमें रेवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ताकि क्या पता किया जा सके, रेवोल्यूशन का जो भी एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पर जो भी प्रॉफिट और लॉस निकला, जो कि एक तरीके से रिवैल्यूड फिगर कहाँ पे दिखेंगे आपको, बैलेंस शीट में दिखेंगे। मतलब जो भी नए फिगर हैं, चाहे कम हुए हो चाहे ज़्यादा हो। जबकि मेमोरेंडम का मतलब क्या है, इज ऑल्सो प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो इसका इफेक्ट देखने के लिए, बट दे आर रिकॉर्डेड एट देयर ओल्ड फिगर इन द न्यू बैलेंस शीट। इसका मतलब एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो दो चीज़ों में चेंज होगा, किस में होगा, कैपिटल में और कैश में, या बैंक बैलेंस में। कैपिटल, कैश एंड बैंक बैलेंस, इसमें चेंज होगा और किसी में चेंज नहीं होगा। फर्नीचर की बात करोगे, लैंड बिल्डिंग की बात करोगे, स्टॉक डेटर्स की बात करोगे, नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर कैश बैंक में क्यों चेंज होता है, क्योंकि कैश टू कैपिटल आती है, ठीक है। जबकि रेवोल्यूशन का उससे लेना देना ही नहीं है। वो तो जनरली किससे लेना देना है कि आपकी जो एसेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यू हुई, कैश थोड़ी रिवैल्यू होता है।
तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, कैश टू कैपिटल चेंज तो होगा ही होगा उस केस में। ठीक, तो कैश का पार्ट चेंज होगा, कैपिटल आ रही है जा रही है और कैपिटल के थ्रू ही एडजस्टमेंट हो रहा है तो कैपिटल तो चेंज होगी। रिवोल्यूशन अकाउंट इज नॉट डिवाइडेड इन पार्ट्स। प्रॉफिट और लॉस, ये बोला था प्रॉफिट और लॉस ऑफ गोज टू ओल्ड, ये ऑफ हटा रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस गोज टू ओल्ड पार्टनर्स ओनली, ऑफ हटा देना, द प्रॉफिट और लॉस गोज टू ओल्ड पार्टनर्स ओनली, समझ गए। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट हैज़ टू पार्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑफ फर्स्ट पार्ट गोज टू ओल्ड पार्टनर्स, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सबसे पहले किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में, और जो सेकंड पार्ट है वो किस में बटेगा, सारे पार्टनर्स में। ठीक, तो एक तरीके से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें बुक्स की वैल्यू में चेंज नहीं करना, हमें एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज नहीं करना, इसलिए हम एमआर मेमोरेंडम रिवोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एमआर से एमआर कट जाता है तो सारा एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल की वजह से ही हो रहा है। ठीक, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ आपको, देखिए मैंने आपको बता दिया, अब मैं रिवोल्यूशन का अकाउंट बना के बताऊंगा, एमआर का तो चलो फिर भी नहीं बताऊंगा, आप चाहे तो जो मैं इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ ना, आप उसको एमआर से करके देखना और मेरे को इसका क्या कर देना, प्रिंट भेज देना एक तरीके से, या जो भी फोटो है भेज देना, मैं आपको बता दूंगा सही है या नहीं है, समझ गए ना। तो एक बार आप खुद कोशिश करके देखना, आपकी बैलेंस शीट भी मैच कर जाएगी, करके देखना। यहाँ बोल रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, ऑल द पार्टनरशिप डिजायर टू एडजस्ट द कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, द एडजस्टमेंट कैन बी मेड इन टू वेज। ठीक, और हाँ एक और चीज़ याद रखना कि अगर आप बोलते हो सर रिजर्व्स का क्या करें, फिर आप ये पूछते हो, तो देखिए रिजर्व्स का क्या होता है कि कुछ बोलता नहीं है, तो आप चाहे तो गुडविल की तरह कर सकते हो कि रिजर्व का एक प्रपोर्शन निकालोगे और बांट दोगे, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी आएगा, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, मैंने गलती से बोल दिया, सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो जो भी आएगा, क्योंकि आप मान के चलोगे कि रिजर्व को भी आपने बांटा नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी अजम्पशन ले रहे हो कि रिजर्व को बांट दिया, तो आप बाय साइड में रिजर्व बांट देना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बाय साइड में रिजर्व्स, या आपको पता है कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो टू साइड में बांट देना, तब भी आ जाएगा, क्योंकि इतना तो आपने मेरे हिसाब से पढ़ा ही हुआ है। अब देखिए आपको बोल रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, ऑल द पार्टनरशिप डिजायर टू एडजस्ट द कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, द एडजस्टमेंट कैन बी मेड इन टू वेज। अब मैंने आपको बता दिया कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट हो रही है, तो या तो कैश लेके आएंगे या कैश निकालेंगे, या करंट अकाउंट से भी होता है, आपको ध्यान हो तो आप क्या करते थे, एक लाइन छोड़ते थे टू बैलेंस में, फिर उसके बाद क्या करते थे, जो भी डिफरेंस आता वो बाय बैंक या बाय कैश या टू बैंक या टू कैश करते थे, या बाय करंट भी करते थे या टू करंट करते थे। जब भी क्वेश्चन में बोलता था कि एडजस्टमेंट टू बी मेड थ्रू करंट, तो आपको क्या करना पड़ता था, करंट अकाउंट से, और उसी पार्ट को आपको बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ता था। और एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, इसका मतलब क्या है, नए पार्टनर की जो कैपिटल है उसका अमाउंट ही नहीं दिया हुआ। नए पार्टनर की कैपिटल हमेशा देखना उसका शेयर दे देगा 1/4 ही है, लेकिन अमाउंट कितना है ये तो पता ही नहीं है, तो वो कैसे निकलेगी, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे। पुराने पार्टनर की कैपिटल कैसे आती है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब सारा एडजस्टमेंट होने के बाद। आज हम देख रहे हैं कौन सा इलस्ट्रेशन, ये वाला, और आज मैं आपको देखना WCR और वो भी कराऊंगा IFR। अब मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में मुझे क्या कराना है, जो आपने ऊपर कईयों ने मेरे को 2-3 यानी मेंबर ने मुझे क्या भेजा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, रुकिए। ये रहा, देखिए इलस्ट्रेशन 9-10 मैंने आपको बोला हुआ है, तो आप ज़रूर करके दिखाना 9, 10, 11, 12, 13, तभी आपको PDF मिलेगी, उन्हीं को मिलेगी जो करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर मैं अगली वीडियो बनाता हूँ तो उसमें तो आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आपने अगर वैसे मेरे को दिखा दिए, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो पता नहीं चलेगा कि आपने कॉपी करके किया है या एफर्ट से किया है, तो वो तो आपके ऊपर है, लेकिन ज़रूर करके दिखाना, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, इंडिविजुअली प्रोवाइड करूँगा, अब मैं अभी ग्रुप में नहीं डालूंगा ये वाली। ठीक, चलते हैं सीधा उसकी तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपको ये फर्स्ट दिख रहा है और सेकंड दिख रहा है, याद रखना थर्ड भी होता है। थर्ड में क्या होता है, आपको कैपिटल पहले से दी हुई होती है, लेकिन मैंने क्यों नहीं कवर कर रखा, क्योंकि ज़्यादातर आपके जितने भी आप बुक्स देखोगे उसमें ज़्यादातर कवर नहीं होता। अब देखिए आपको मैंने क्वेश्चन में बोल दिया कि जो भी सारे पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल 3 लाख होगी और नए रेशो में बटेगी, और नया रेशो मान लो इक्वल है, मान के चलो 1-1-1, तो इसका मतलब क्या 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो बाकी जो डिफरेंस है वो टू बैंक बाय बैंक ही आएगा, सबको ही पता है। ठीक है, नॉर्मल। और आपको पता है कि जो 1 लाख, जैसे मान लो कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख बोला और C आया था, तो बाय बैंक हो जाएगा C में, हमें पता है। पर A और B में क्या होगा, क्या पता टू बैंक हो जाए, क्या पता बाय बैंक हो जाए, एक में टू बैंक है एक में बाय बैंक है, ऐसा हो सकता है। तो कैसे भी हो सकता है, वो तो देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आपको मैंने स्टेप इसलिए लिखवाया, क्या पता, देखो क्या है कि थ्योरेटिकल आता है एग्जाम में, क्या पता आपसे स्टेप पूछ ले, अब आप उसमें कंफ्यूज कि यार पहले क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल दिया, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी होगी। हम पहला केस ही पढ़ रहे हैं आज, दूसरा केस कल पढ़ेंगे, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, इस स्टेप पे।
या बोल रहा है कि जब भी नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है उसके बेसिस पे टोटल कैपिटल निकलेगी। तो कैसे, रेसिप्रोकल, जो कि आपने हिडन में देखा था कि हिडन गुडविल में कैसे करते थे, आप टोटल कैपिटल निकाल लेते थे फर्म की नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इंटू 1 अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे, क्योंकि देखिए अगर मैंने बोला 1/5 तो 1/1/5 करोगे तो इसका मतलब ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, ये 1 अपनी जगह पे ही है और जो ये 1 है ये नीचे है ही, तो 5/1 हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 1/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है 5/1 ही बोल देते हैं। अगर जैसे 2/5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ऐसे रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा। तो जो भी निकला वो क्या निकली, फर्म की टोटल कैपिटल निकल गई। अब सीधी सी बात है, तुम दिमाग लगाओ कि भैया NPSR तो तुम्हें पता ही रहेगा, क्योंकि ये तो पता ही है ना कि नया पार्टनर कितना हिस्सा लेके आ रहा है, तभी तो टोटल कैपिटल निकाल रहे हो। तो NPSR मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा, उसके बेसिस पे टोटल कैपिटल को बांट दो और तीनों में निकल के आ जाएगी। डिटरमिन द न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर बाय डिवाइडिंग द कैपिटल कंप्यूटेड इन स्टेप 1 इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बोल दिया, जो स्टेप 1 में टोटल कैपिटल है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना, सारे पार्टनर्स की कैपिटल निकल के आ जाएगी। आपको पता है कि नई कैपिटल है क्योंकि टोटल कैपिटल नहीं है। एज सर्टेन द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द, एज सर्टन नहीं है, असर्टेन है, असर्टेन द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है, आपने देखिए कि ये पर्टिकुलर जो निकाली नई कैपिटल, तो ये तो आपने बैलेंस में डाल दी, बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि आपने बोला आप बैलेंस ये रहेगा, लेकिन आपकी जो रियल की कैपिटल निकली होगी वो तो कुछ और निकली होगी। तो ये बोल रहा है जो प्रेजेंट कैपिटल है वो कैलकुलेट करो। अब ये बोल रहा है कि अगर प्रेजेंट कैपिटल प्रोपोर्शनेट से ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे सरप्लस, और प्रेजेंट कैपिटल अगर लेस देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट। यानी ये बोल रहा है कि ये देखिए ये पार्टनर का एक तरीके से सरप्लस है तो पार्टनर निकाल लेगा, एंट्री क्या करेगा, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। आप बोलोगे सर कैसे, समझ में नहीं आया। तो देखिए क्वेश्चन से समझ में आएगा, वैसे तो नहीं आएगा, फिर भी चलो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ हिंट में ही। अगर मैंने बोला कि मेरा बैलेंस कैरिड डाउन नई कैपिटल के हिसाब से आएगा, जिसे मैं प्रोपोर्शनेट बोल रहा हूँ, तो अगर मान लो ए का 1 लाख आ रहा है, क्या आ रहा है 1 लाख, ठीक है, क्योंकि 3 लाख की कैपिटल थी और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो 1:1:1 था। 3 लाख की कैपिटल फर्म की टोटल आ रही थी, ये मान के चलो। अब जब आपने नॉर्मल निकाला बैलेंस, नॉर्मल मतलब जो रफ में बैलेंस कैलकुलेट किया मान के चलो, तो जो वो बैलेंस था रफ में वो आ रहा था कितना, मैं मान के चल लेता हूँ, प्रेजेंट कैपिटल ज़्यादा है ना आपकी, तो ये मान के चलो 1,10,000 आ रहा था। कितना आ रहा था 1,10,000। तो 1,10,000 आपकी वो रफली कैपिटल आ रही थी, यानी जो प्रेजेंट कैपिटल आ रही थी। अब आपको मेंटेन क्या करनी है, जो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से, नई कैपिटल के हिसाब से, तो आपको 1 लाख ही मेंटेन करनी है, जबकि आ रहा कितना आपका 1,10,000, तो आपका सरप्लस हुआ। ठीक है, उस पर्टिकुलर ए का, तो ए क्या बोलेगा, मैं तो 1 लाख ही मेंटेन करूंगा, तो 1,10,000 मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो 10 क्या कर देगा, वो निकाल देगा। 10 निकालने की एंट्री क्या करेगा, ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे ही वो 10,000 निकलेंगे तो आपका बैलेंस अपने आप ही 1 लाख मेंटेन हो जाएगा, जो कि पहले 1,10,000 आने वाला था, अब नहीं आएगा। वैसे इसका अपोजिट होता है डेफिसिट, जिसमें हम क्या बोलेंगे, पार्टनर से मांगा जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, तुम्हारी जो प्रेजेंट कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट से कम है, यानी प्रोपोर्शनेट आपकी 1 लाख है तो प्रेजेंट कैपिटल आपकी 80 है, तो आपको 1 लाख मेंटेन करना है, तो 20 दो भैया, तो देगा तो क्या करेगा, बाय कैश या बैंक, क्योंकि फर्म के पास आएगा पैसा, फर्म के पास पैसा आएगा। अब इलस्ट्रेशन करते हैं, बड़ा इलस्ट्रेशन है, 15 मिनट अराउंड लगेंगे, और 15 मिनट अपने किसके लगेंगे, जो मैंने आपको WCR और IFR का पार्ट बताया उससे रिलेटेड। तो जल्दी जल्दी देखेंगे, कोई ज़्यादा इतना वो भी नहीं लगेगा टाइम। देखिए इलस्ट्रेशन आपको बोल रखा है, ये पहला केस मैंने कर रखा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A, B and C शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 6:3 रेस्पेक्टिवली। और आपको वो, आप सोच रहे हो कि इसकी PDF कब मिलेगी, तो जनरली आपको क्या हो जाएगी, जैसे अभी मैं नाइट में प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो, तो मॉर्निंग में आपको क्या हो जाएगी, इसकी PDF मिल जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे वीडियो आएगी, वीडियो के साथ आपको PDF भी मिल जाएगी और आपका पार्ट खत्म, फिर रिटायरमेंट का स्टार्ट हो जाएगा। लाइबिलिटी अमाउंट देखो, क्रेडिटर दे रखा है, BP जनरल रिजर्व। अब देखिए मुझे एग्जाम्पल ही टिपिकल मिला, क्या करें, यानी उसमें अमाउंट ऐसे उल्टा सीधा है, तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, अब ये बस समझने के लिए याद रखना। अगर इसमें कुछ गलती है तो मुझे ज़रूर बताना कि सर टोटलिंग में गलती है, वैसे तो मैंने चेक किया था, फिर भी कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बता देना। 52920 58,800 14700 9300 10,500, क्योंकि ये तो आपके लिए बोनस है, मान के चलिए, ये मुझे कराने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन मुझे क्या एक तरीके से आपको समझाना है, ठीक है। नहीं तो आप क्या बोलते हो सर क्वेश्चन बड़ा नहीं हो तो समझ में कैसे आएगा, फिर उसी के हिसाब से तो हम छोटा पार्ट करेंगे। तो ये बोला दे एग्रीड टू एडमिट D इनटू पार्टनरशिप गिविंग 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म। फर्नीचर जो होगा डेप्रिशिएट होगा 1840 से, तो आपको पता है डेप्रिशिएट,
तो आपको अगर आपके माइंड में याद है कि एसेट आपके राइट हैंड साइड में आती है और लाइबिलिटी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एसेट आपको पता है कि बढ़ नहीं रही, कम हो रही है, तो अपोजिट में कर दो टू साइड पे। और अगर कॉन्सेप्ट से करना है तो आपको पता है कि फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो टू फर्नीचर, फर्नीचर क्या हो रहा है क्रेडिट और रिवोल्यूशन क्या हो रहा है डेबिट। ठीक है। स्टॉक देखो 10% से कम हो रहा है, तो आपको पता है कि स्टॉक भी एसेट साइड का आपके राइट हैंड साइड पे आता है, तो उसके अपोजिट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे कर दो टू स्टॉक, तो रेवोल्यूशन टू फर्नीचर टू स्टॉक। अब आपको पता है कि स्टॉक कितना था आपका, ये देखिए। अब मेरे को दिक्कत क्या होगी, बार बार ऊपर आपको बताना पड़ेगा, तो याद रखते रहना 50,000 क्या था 58,800 का 10%, 5880, 5,880, ठीक है 5880। और आपका ये कितना है फर्नीचर 1840। नीचे आपको दिखा देता हूँ एक एक करके ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आ गए दो, तो ये दो हमने कर लिए। अब चलिए अगला देखते हैं, ये बोल रहा है ए प्रोविजन ऑफ ₹2640 टू बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। तो आप क्या करते हो, आपको पता है कि प्रोविजन आप बना रहे हो, ऊपर देखिए कि आउटस्टैंडिंग बिल दे रखा है कि लाइबिलिटी साइड पे नहीं, तो इसका मतलब हमें एक नई लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। मान के चलो कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी वो आ रही है, तो हम क्या करेंगे 2640। ये जानते हो ना आउटस्टैंडिंग रिपेयर, आपने रिपेयर कराया, उससे रिलेटेड आपने अमाउंट पे नहीं करा, आपके पास बिल कितना है 2640, तो उसका हमने एक प्रोविज़न बनाया जो कि किससे रिलेटेड था 2640 अमाउंट से रिलेटेड था। लाइबिलिटी बढ़ गई तो आपको बताया कि आपके लेफ्ट हैंड पे लाइबिलिटी आती है, तो आप सीधा यहीं पे ही बढ़ा दीजिए, ठीक। और नहीं तो आपको समझना है तो आपको बताया कि लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। अब इसके बाद आपको दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग बी ब्रॉट अप टू ₹1,19,700। देखो अप टू और बाय, इसमें आपको पता रहता है क्या रहता है जनरली, जब भी हम बाय की बात करेंगे तो सीधा उतने से ही बढ़ा देंगे, और जब अप टू की बात करेंगे तो डिफरेंस लेंगे किसमें, जो अपनी बुक वैल्यू एसेट की कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की 90,300, और यहाँ पे बोल रहा है कि कहाँ तक बढ़ाया 119,700, इसका डिफरेंस लेके देख लेना, आपका आएगा ये वाला 29,400। लेके देख लेना एक बार कैलकुलेटर, मैंने बोला आप रख लेना क्योंकि मैंने सिंपल वैल्यूज़ नहीं बताई, थोड़ी है क्या है आगे पॉइंटों में भी आएगी, टिपिकल है, ठीक। तो ये आपका सारा पार्ट आ गया। अब आपका डी पार्ट दे रखा है दैट द गुडविल इज़ वैल्यूड एट 28,140। अब देखिए कुछ नहीं बोल रखा, तो ये फर्म की गुडविल है ना, फर्म की गुडविल वैल्यू की गई 28,140, दैट डी शुड ब्रिंग इन 35,400 एज इज कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल। ये लेके आया, तो इसका मतलब क्या बोला, ढंग से पढ़िए, 35,400 35,400 लेके आया कैपिटल के फॉर्म में और गुडविल के फॉर्म में, अपने गुडविल के हिस्से के फॉर्म में। अब गुडविल फर्म की कितनी है, ये उसका हिस्सा कितना है 1/8, तो 28,140 ऊपर दे रखा है 1/8, याद रखना। तो जब आपके पास PDF होगी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, मेरे हाथ में कैलकुलेटर है मैं निकाल के बता देता हूँ आपको, 3517.5 आएगा, मतलब 3518, याद रख लेना क्या आएगा 3518। अब आपको पता है कि एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट जो भी आप करो टू गुडविल। आपको पता है कि अगर आपकी बैलेंस शीट में क्या है, कैश है तो कैश से करोगे, बैंक है तो बैंक से करोगे, उसी से आसानी रहती है। जनरली ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप बैंक से भी कर सकते हो, अलग से बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू कैपिटल, ठीक है। कैश में पूरे 35,400 आएंगे, याद रखना, क्योंकि आपको पता है कि 35,400 में कैपिटल भी है, याद रखना, और आपकी गुडविल का हिस्सा भी है कितना 3518। तो अगर मैं आपको कैपिटल बोलूँ तो कितनी है, याद रखना 35,400 में से 3518 लेस कर देना, 31,882 कितनी है 31,882। देखिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको आना चाहिए। 35,400 में से जो आपकी गुडविल में से आपने हिस्सा निकाला वो निकाला 3518, 35,400 में से ये लेस गया तो कितना बचा 31,882 बचा, समझ गए। तो आपका मैंने क्या है यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नीचे कैलकुलेशन में नहीं लिखा, लेकिन 31,882 कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, ये रहा 31,882, ये रहा, ठीक। तो याद रखना 31,882 कैसे निकला है कि टोटल जो अमाउंट है उसमें से हमने क्या कर दिया, गुडविल का हिस्सा हटा दिया जो भी 3518 था, तो हमारा बाकी 31,882 निकल के आ गया जो कि हमारा कैपिटल का हिस्सा है, ठीक। अब इसकी एंट्री आपको कहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे बाय कैश, ये दिख रही है, ठीक। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको आता ही है, जो कि आपका किससे आता है, बैलेंस शीट के थ्रू आता है। पर हम पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन टू डीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन कैश और एक्सेस टू बी पेड ऑफ, प्रिपेयर रिवोल्यूशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट। देखिए अब मैं कभी भी रिवोल्यूशन पहले नहीं बनाता था, मैं रिवोल्यूशन बना के लाइन छोड़ देता था और साथ में मैं पार्टनर्स कैपिटल बनाता था, मेरी आदत थी, आपकी जैसी भी आदत हो। फिर मैं पहले बाय बैलेंस लिखता था। मैं पहले क्या करता था, जो बैलेंस शीट पूरा पढ़ने के बाद जो बैलेंस शीट के फिगर थे तो उनसे रिलेटेड देखता था कोई एडजस्टमेंट नीचे आया तो नहीं आया, नहीं आता
तो मैं सीधा जनरल लेजर बांट देता था पहले। फिर मैं देखता गुडविल तो बटेगी बटेगी, ये बांट देता। और कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है क्या, और कोई है क्या रिजर्व, नहीं है। तो जैसे WCR IFR उसका कोई नीचे एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। तो सीधी सी बात है, बाय जनरल लेजर बांट दो और टू गुडविल बांट दो, बाय जनरल लेजर और टू गुडविल। तो इस तरीके से आपका क्या पार्ट आएगा, ये देखिए बाय बैलेंस आपका आ ही गया जो आपने कैपिटल के थ्रू उतारा यानी बैलेंस शीट के थ्रू। बाय जनरल लेजर आ गया आपका और टू गुडविल आ गया। कौन से रेशो में बढ़ जाएगी उनकी, रेशो मैंने देखा नहीं, रेशो देख सकते हैं 6:5:3 यानी 6/14, 5/14 और 3/14 उसमें बढ़ जाएगा। और कैपिटल आप देख सकते हैं ये आपको दिख रही है, ये ठीक। तो ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। और इसके बाद आपका रेवोल्यूशन का जो प्रॉफिट था वो भी बढ़ गया। वो किधर बटा आपको पता है, बाय साइड में। तो देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बाय कैश में ये हो गया आपका पार्ट। अब बाय प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने आपको बताया था कि अभी अपनी कितनी आई थी 3518, जो 28 समथिंग ऊपर दे रखी थी ना 140, उसका जो अपन ने 18 निकाला, क्योंकि आपको पता है कि जो डी का प्रपोर्शन है वो है 1/8। तो 3518 को एक बार कैलकुलेटर पे बांट के देख लेना आप। आपको पता है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो पुराना रेशो ही सेक्रीफाइस होगा। तो पुराना मतलब क्या है 653, उसमें बांट के देख लेना। मैं एक बार बांट के देख लेता हूँ। 3518/14 × 6 आ रहा अपना 1507.71, ठीक है, यानी 1507.71 यानी 1508 आ रहा है। अगला भी देख लेता हूँ एक बार। अगला आ रहा है अपना 1256.42 या 43 बोल सकते हो, तो 1256 ऐसे आएगा। फिर आपका बाकी क्या आ जाएगा 754 आ जाएगा, ठीक। अब आप देखिए कि पर्टिकुलर जो आपने ये बैलेंस लिखा ना, ऐसे नहीं लिखना आपको, ये बैलेंस ऐसे नहीं आएगा याद रखना। क्योंकि अगर आप टोटल करके देखोगे, इसको मत देखना, इसको मत देखना, सिर्फ इस वाले पार्ट को आप लिख सकते हो चाहे, क्योंकि आपको पता है कि इसका कैश आपको पता था, इसका कैश आपको पता था। लेकिन इन तीनों का आपको नहीं पता था कि ये कैश लेके आएंगे। इनकी कैपिटल का हिस्सा कम हो रहा है, तो उस केस में हम क्या बोल रहे हैं, कैश लेके आएंगे। और इनकी जो कैपिटल है नहीं, वो ज़्यादा आ रही है। तो आप देख सकते हैं अगर आप ये 4 का टोटल करोगे और जैसे ये गुडविल के 45 लेस करोगे, ये 4 का टोटल करोगे और जैसे ये लेस करोगे, ये 4 का टोटल करोगे लेस करोगे, तो आपकी इनकी कैपिटल क्या आएगी, प्रेजेंट कैपिटल क्या आएगी, प्रेजेंट। जबकि प्रोपोर्शनेट जो आती है वो किसके बेसिस पे आती है, इसकी कैपिटल के बेसिस पे। समझ गए, इसकी कैपिटल के बेसिस पे आप क्या करोगे, 31882 का रिवर्स कर दोगे 8/1, तो क्या आएगी, फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी, ठीक। यहाँ पे मैंने नीचे नरेशन में कर रखा है, नोट में कर रखा है। कहाँ गया, ये देखिए आपको जनरली बता रखा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो आपको निकाल के बता रखा है। क्योंकि आपको पता है कि सेकंड स्टेप में ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो, लेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1, उसमें से डी का हिस्सा 1/8, तो बाकी 7/8। फिर आप क्या करते हो 653, तो आपको पता है कि 653 में जो 7/8 है वो ABC का है, तो ABC का जो प्रपोर्शन है वो 653 है, उसमें इंटू हो जाएगा, तो आपका ये प्रपोर्शन निकल के आ जाएगा। जैसे आप LCM लोगे चारों का मतलब क्या हो गया, डी का आपका 1/8 है, जैसे वो भी आप पुट करोगे तो आपका आएगा 42, 35, 21, 14, ठीक है। क्योंकि LCM का जो कॉमन वैल्यू है वो 112 आ रही है, तो आप जैसे इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 6532। अब इसके थ्रू अगर आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सैक्रिफाइस रेशो आपका 653 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, तो पुराना रेशो ही सैक्रिफाइस होता है, क्योंकि ये पहले केस का पार्ट है। NPSR में बताया था ना मैंने, ये पहले केस का पार्ट है। अब आप देखिए मैंने आपको क्या बोला, 31882 जो आपको जनरली दे रखा है, कैसे जनरली निकलेगी आपकी, यहाँ पे ये गलती से क्या हो रखा है, ये 35400 याद रखना। डी की जो कैपिटल है वो क्या है 35400 का माइनस करेंगे 3518, तो ये आएगा 31882। 3518 क्या है, उसकी गुडविल का पार्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब देखिए 31882 का क्या कर दोगे, रिवर्स। आप बोलोगे सर ये 16/2 क्या है, 16/2 नहीं है, 8/1 है, एक ही बात है। देखिए ये 1 आ गया, ये 8 आ गया, रिवर्स कर दिया और क्या, और यहाँ पे 16/2 लिख दिया। मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं LCM का पार्ट आ रहा होगा ना, इसलिए इसने गलती से इसका पार्ट लिख दिया, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, आप क्या करो 8/1 कर दो, तो आपका क्या आएगा 2,55,056। फिर इसको आप क्या करो 6, 5, 3 और 2। आप देखिए डी को मैंने क्यों नहीं बांटा, क्योंकि वो तो दे रखी है, आप चाहे बांट के देख लेना। 2,55,056 रुपीज़ को इंटू 2/16 करोगे, या उसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, हाँ देखिए 2/16 इसलिए तो दे रखा है, तो 2/16 कर दीजिए या 1/8 कर दीजिए, तो आपका कितना आएगा 31882 आएगा। तो आप देख सकते हैं अब ये 2 बैलेंस के फॉर्म में बढ़ गया, नई कैपिटल आपकी ये है, ठीक है।
तो आपकी नई कैपिटल का पार्ट आपका ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक, अब अगर आप टोटल करेंगे, अगर आपका टोटलिंग का पार्ट यहाँ ज़्यादा आ रहा है और यहाँ कम आ रहा है तो बैलेंस जो आपका आएगा टू कैश या बैंक यहाँ पे। अगर आपका टोटलिंग का पार्ट यहाँ ज़्यादा आ रहा है और यहाँ कम आ रहा है तो क्या आएगा, बैलेंस बाय कैश आएगा। ऐसे ही तो जब भी आपके एग्ज़ाम में आए तो छोटा क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। कैसे, आपको बोल देगा कि आपकी एडजस्टेड कैपिटल क्या है। देखिए मेरे केस में ए में मैं आपको बताता हूँ एडजस्टेड कैपिटल क्या है कैलकुलेट करके, तो 1 मिनट रुकिए। देखिए मेरे केस में मैंने कैलकुलेट करी, मेरे केस में आ रही है ये 1 2 3 4, यहाँ तक देख लेना और इसमें से ये लेस करके देख लेना, तो आ रही है 84968। कितनी आ रही है, 84968। बाकी बी और सी की भी इसी तरीके से आप कैलकुलेट करके देखना। तो आपको पता है कि अगर आपका रियल बैलेंस आता, जिसे हम प्रेजेंट कैपिटल बोल सकते हैं, ठीक है, तो 84968 आता। जबकि आपने प्रपोर्शनेट जो बांटी, जो कि किसके बेसिस पे थी, डी की कैपिटल के बेसिस पे उसका हिस्सा रिवर्स किया, जिससे फर्म की कैपिटल आई, और फर्म की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 6532 में बांट दिया, जिससे हमारा ये पार्ट आया, ये आया, ये आया, ये आया। तो आपको पता चला कि देखो प्रेजेंट तो आपकी ये थी, लेकिन आपको ये मेंटेन करनी है, तो आपको ज़्यादा मेंटेन करनी है, तो आपसे फर्म और कैश मांगेगी कि भाई और दो, यहाँ बढ़ेगा तब जाके तो आपका मेंटेन होगा। तो एक बार इसका और इसका गैप निकाल के देख लीजिए। जैसे मैं निकाल लेता हूँ 95646 माइनस 84968, हाथ में कैलकुलेटर रखना तो आपको पता चल जाएगा 10678 आ जाएगा। इसी तरीके से ये चारों का टोटल कीजिए और ये लेस कीजिए, तो आपकी जो भी कैपिटल आएगी वो कम आएगी, और ये पार्ट आपका जो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, जो कि नीचे आपने वर्किंग नोट से कैलकुलेट किया हुआ है। तो अगर प्रपोर्शनेट ज़्यादा आ रहा है और प्रेजेंट कम आ रहा है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब पार्टनर का डेफिसिट है, तो पार्टनर और लेके आएगा। सरप्लस का मतलब क्या है, पार्टनर निकाल के चले आएगा और पार्टनर क्या करेगा, टू कैश करेगा। तो मैं हमेशा जब भी अपने स्टूडेंट को बताता था, तो मैं अगर आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के हिसाब से बताता था, तो हमारे में क्या बताता था, मैं ये लाइन छोड़ दिया करो एक, और टू बैलेंस कर दिया करो, और जो भी डिफरेंस आएगा या तो टू कैश या बाई कैश आ जाएगा, ऐसे बताता था। और जो टू बैलेंस है वो डायरेक्ट में क्या बोलता था, जो आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किए वो डायरेक्ट लिख लो और उसका डिफरेंस आप टू कैश बाई कैश कर देना। और दूसरा तरीका क्या होता था, आपके सीबीएसई के हिसाब से कभी कभी या डी के गोयल की बुक में या किसी में देखते थे, तो आप क्या करते थे, जो अभी मैंने अभी निकाला 84968 वही आप लिख लेते थे सारा पार्ट, फिर आप वापस से बाय बैलेंस में लिखते थे, फिर आप वापस से टू बैलेंस कैरी डाउन करके ये बैलेंस लिखते थे, फिर उसका डिफरेंस टू कैश बाय कैश आता था, सेम ही पार्ट था। इसमें हम क्या करते हैं कि वही प्रेजेंट कैपिटल का पार्ट लिख लेते हैं, फिर उसको बाय बैलेंस में लेके आते हैं, फिर वापस से टू बैलेंस कैरी डाउन करके नई वाली कैपिटल का लिखते हैं जो कि वर्किंग नोट से रिलेटेड है, फिर जो गैप आएगा वो टू बैंक या बाय बैंक आएगा। तो वो भी क्या हो जाता था, एक तरीके से थोड़ा पार्ट बड़ा हो जाता था, बात तो वही पड़ जाती थी। ठीक, अब आपका जो ये बैलेंस आया ये जनरली आपका बैलेंस शीट में शो होगा। अब देखिए बैलेंस शीट तो आपको बनाने आती है, कैश का चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कैश आपको दिख रहा होगा कितना है, 69696। देखिए कैलकुलेटर अगर हाथ में है तो आपको आसानी होगी। कैश आपको दिख रहा है कितना, 3780। अब आप सोचिए कि जब मैंने आपको पढ़ाया ये वाला पार्ट, तो ये 35400 भी कर सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो 3518 गुडविल का और 31882 डी की कैपिटल। तो ये डी की गुडविल है और ये 31882 क्या है, उसकी कैपिटल है। तो ये मिला के ये दोनों पार्ट आया। तो एक बार करिए टोटल, 3780 प्लस 35400 ये आपका पार्ट आ गया। तो ये आ गया आपका 39180। ठीक, अब आपने ये प्लस कर दिया, याद रखना, तो इसको वापस प्लस मत करना, नहीं तो आपका डबल डबल आने लग जाएगा। फिर एक, फिर ये दो और ये तीन, ये प्लस कर दीजिए एक बार। करते हैं प्लस, तो ये आ गया 69696। ठीक है, ये तीनों प्लस किए, ये पहले ही कर लिया था 35400 के साथ, याद रखना। ठीक, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा ये वाला पार्ट। फिर डेटर्स का तो देखिए कोई चेंज मेरे हिसाब से नहीं हुआ। स्टॉक का आपका 10% चेंज था तो 10% लेस करके देख लेना। फर्नीचर का कोई चेंज नहीं हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग आपका बड़ा था। क्रेडिटर का मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं हुआ। बीपी का कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन आउटस्टैंडिंग आपका रिपेयर आया था, तो रिवोल्यूशन के थ्रू आपने देख लिया, जाके देख लेना। कैपिटल आपको पता है कि ए बी सी डी की आ जाएगी, जो कि एक तरीके से टोटल कैपिटल किसके बेसिस पे आई थी, डी की कैपिटल के बेसिस पे। तो याद रखना, जब भी हम पहला केस देखते हैं तो उसमें हम क्या बोलेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई होनी चाहिए। अगर नए पार्टनर की कैपिटल यानी जो ये वाला पार्ट 35,400 में से 3,518 गुडविल के गए, तो अगर डी की कैपिटल नहीं दी हुई होती तो हम किसके बेसिस पे निकालते, दूसरे केस जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम क्या बोलेंगे, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे डी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल रही है यहाँ, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डी की नई कैपिटल के बेसिस पर ए बी सी की निकली है या पूरी फॉर्म की निकली है। तो पूरी फॉर्म की कितनी थी ये, ठीक।
तो मेरे हिसाब से मैंने जो आपको 15-20 मिनट बताया आपको समझ में आया होगा। मेरी आदत क्या थी कि जब भी मैं क्या करता था, बाय बैलेंस, बाय जनरल रिजर्व, टू साइड के पीएनएल का पार्ट या बाय साइड का टू गुडविल का पार्ट, ये सब बांट देता था। फिर मैं रिवोल्यूशन अकाउंट साथ साथ बनाता था, यानी मैं क्या करता था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को साथ साथ करता था ताकि मेरा हमेशा बैलेंस शीट का पार्ट मैच होए। और मेरे से कभी भी क्या हुई, गलती नहीं हुई जब से मैंने पढ़ाना चालू किया। स्कूल के टाइम पे तो क्या है, हमसे भी गलती होती थी, आपसे भी गलती होती थी कभी ना कभी। अब देखिए ये जो इलस्ट्रेशन आपको दिख रहा है ये कल का है पार्ट, इसलिए मैं कवर नहीं करा रहा। जो सेकंड वाला है सेकंड केस से रिलेटेड, और थर्ड केस कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि थर्ड केस में मैंने क्या बोला, अगर आपको कैपिटल बोल दिया कि नई कैपिटल 3 लाख होगी, या आपको बोल दिया होता कि मान लो कि जैसे अपनी 2,55,056 आ रही थी, नहीं है जो अपन ने निकाली, इसको अपन किस में बांट रहे थे, 6, 5 और 3 और 2 में। मान के चलो कि मैंने बोला था कि आपकी कैपिटल कितनी निकली हुई है, 1,40,000 निकली है, निकली नहीं हुई, यानी मान के चलो कि क्वेश्चन में दे रखी है आपको कि टोटल फर्म की कैपिटल अब नई कितनी है, 140, उसको आप बांटो इसमें। तो आप क्या करते हैं, 6/14 या 6/16, 5/16, 3/16, 2/16 उसमें बांट देते और टू बैलेंस कैरेट डाउन कर लेते, और जो भी गैप आता है वो टू बैंक और बाय बैंक कर लेते। तो अगर आपको कैपिटल पहले से दी हुई है तो सबसे आसान है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बस आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए होता है। अब देखिए मैंने कुछ अदर इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर रखा है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वन लाइनर आपके आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उस केस में आपका WCR दे रखा है और आपको नीचे बोल सकता है कि लाइबिलिटी मेरी कितनी बनी, यानी उस पर्टिकुलर लाइन में क्वेश्चन में बोल देगा लाइबिलिटी कितनी बनी, 12 बनी, 13 बनी या 5 बनी, 4 बनी। तो उस केस में आपका क्या अमाउंट निकलेगा या क्या रेशो आएगा, किस पार्ट में आएगा, जनरली वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए और बी पार्टनर है, रेशो क्या है 5:4, दे डिसाइड टू एडमिट सी ऑन 1 अप्रैल 2024 1/5 शेयर, WCR दे रखा है आपको 9,000। ठीक है, ये एक तरीके से मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रखा है, आपने बड़ी बैलेंस शीट देखी हुई है, उसके हिसाब से मान लीजिए कि WCR है। और मान लीजिए कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें बोलता है कि डी आया, फिर डी ने क्या करा, पर्टिकुलर जो भी हिस्सा लगाया, यहाँ पे बोलते हैं कि सी आया, उसने कैपिटल लगाई, गुडविल लगाई, फिर एसेट्स लाइबिलिटी को रिवैल्यू करा। फिर उसमें कभी कभी केस एक क्या आता है आपका, WCR से रिलेटेड भी आता है कि क्लेम कितना बना। कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है, तो उस केस में आप क्या करते हो, नॉर्मल जैसे रिजर्व बढ़ते हैं, तो उस केस में क्या करोगे, ए और बी का रेशो याद रख लीजिए, क्योंकि मैं ऊपर करूँगा आपको समझ में आ जाएगा बाद में। और यहाँ पे देखिए 9,000 का पार्ट है, तो WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 9,000 को बांट दिया 5:4 में, आ गया ये। अब दूसरा केस देखिए क्या बोल रहा है, देखिए अब आपको बोल रखा है इफ़ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR, यानी ये बोल रहा है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन है उससे रिलेटेड जो लाइबिलिटी रियल में बनी वो कितनी एस्टिमेट की गई, 2,700, कि वर्कर को किसी को मान लो चोट लग गई थी, या जो फैक्ट्री वैक्ट्री में मान लो कि आप पार्टनर हो, आपकी फर्म है, आपका बिजनेस बड़ा है, तो मशीन वशीन के थ्रू किसी वर्कर को चोट लग जाए, तो जनरली आपको बताया कि लाइबिलिटी जो आपने एस्टिमेट की उसको कितना देना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा 2,700, जबकि आपने रिजर्व कितना बना रखा है, ज़्यादा। ठीक है, तो इस केस में यूज़ हो सकता है। देखिए अगर आपको कभी भी नहीं आए तो आपको एंट्री आनी चाहिए। तो आपको बताया कि अगर आपका WCR का पार्ट कुछ भी नहीं दे रखा होता तो आप पूरा बांटते, तो आप क्या करते, WCR टू A और टू B ये करते। लेकिन आपको बताया कि 9,000 में से आपकी लाइबिलिटी बन गई, कितनी लाइबिलिटी बन गई, 2,700 की। तो 9,000 में 2,700 गए तो कितने बचे, 6,300। इस 6,300 को आप किस में बांटोगे, मैंने रेशो क्या बताया था आपको, 5:4, तो आपको बताया कि ए और बी में वो बढ़ जाएगा। अब देखिए मैं इसको कभी कभी ऐसे लोगों को समझाता हूँ कि ये रिजर्व क्या है, मान के चलो बेटा, और रिवोल्यूशन क्या है, बाप। रिजर्व क्या है, बेटा, और रिवोल्यूशन क्या है, बाप। बेटा क्या बोलता है फादर को, रिवोल्यूशन को, कि अगर पापा मेरे पास अगर पैसे पड़े होंगे तो जो भी लॉस होगा ना, जो भी लाइबिलिटी होगी या जो भी पेमेंट होगा ड्यू, मैं बियर कर लूँगा, और बाकी है ना अपने 2 एम्प्लॉई ए और बी, उसको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो बेटे ने क्या बोला, यानी बेटा कौन है, रिजर्व, और बाप कौन है, रिवोल्यूशन। तो बेटे ने क्या बोला कि अगर मेरे पास होंगे तो मेरे पास जितने हैं उतने में दे दूंगा। तो अगर 9,000 तक की लाइबिलिटी बनती है तो बेटा दे देता है, और अगर उससे ऊपर की बनती है, मतलब 10, 11, 12, तो कौन आ जाता है, फादर आ जाता है, बाप। तो वो क्या करता है, रिवोल्यूशन अकाउंट आ जाता है और रिवोल्यूशन अकाउंट चार्ज कर लेता है। तो वैसे समझना है समझ लो, नहीं तो आपको देखिए क्या है कि वो, यानी वो तो रटने का पार्ट हो गया, लेकिन समझने के हिसाब से आपको पता है कि क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है और बाकी आपने पार्टनर्स में बांट दिया, क्योंकि अभी आपका रिजर्व का पार्ट बचा हुआ था। अब रिजर्व ख़त्म, इसका मतलब अगर आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो और इधर आप A, B और C दिखाते हो, तो आप क्या करोगे, बाय WCR करोगे,
बाय WCR करोगे और ए में 3500 लिखोगे और बी में 2800 लिखोगे। अब आप बोलोगे ये लाइबिलिटी कहाँ दिखेगी? बैलेंस शीट में। याद रख लेना, बैलेंस शीट में दिखेगी लाइबिलिटी साइड में। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ABCD में कि बैलेंस शीट में कितनी लाइबिलिटी दिखाएंगे, तो 2700 ही दिखाएंगे। चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, बैलेंस शीट में तो उतनी ही जाती है जो आपको बोल रखी है। देखिए जैसे आपको ज़्यादा बोल रखा है कि 9000 WCR था, लेकिन रियल में लाइबिलिटी कितनी बनी? 13500। तो बेटे ने क्या बोला? पापा मेरे पूरे यूज़ हो गए पैसे, मेरे पूरे पैसे यूज़ हो गए, मैं तो A और B को भी नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास कितने थे? 9000 ही थे। तो अब आप आ जाओ और आप दे दो। समझ गए? तो इसका मतलब मैंने क्या बोला? WCR तक ही पैसा यूज़ हो पाता है, क्योंकि WCR बना ही इसलिए, किसके लिए? लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। अगर उससे ऊपर पैसा होता है तो वो कौन देता है, यानी किसके थ्रू चार्ज होता है? रिवोल्यूशन का लॉस हो जाता है आपका। तो रिवोल्यूशन टू लाइबिलिटी 45। अब देखिए बैलेंस शीट में तो मैंने क्या बोला? जितनी एस्टिमेटेड होती है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, वो तो आएगी। तो बैलेंस शीट में तो ये आएगी। लेकिन रिवोल्यूशन में अगर आपसे पूछे तो कितनी आएगी? जो अकाउंट खुलता है उसी का अमाउंट आता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनाओगे, कभी भी याद रखना, और आपका यूँ अकाउंट बना हुआ है, टू साइड में जब भी लाइबिलिटी दिखाओगे तो आपको कितनी दिखानी पड़ेगी? 4500 दिखानी पड़ेगी। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। तो बेटा और बाप का केस भी समझ में आ गया। अगर क्लेम 9000, तो बेटे ने क्या बोला? पापा आपको आने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा मैंने सेट ऑफ कर दिया है। ठीक है, जितने मेरे पास थे मैंने पूरे के पूरे यूज़ कर दिए। तो WCR क्या बोला बेटे ने? यानी बेटे ने क्या बोला? मेरे पास 9000 है और इतनी लाइबिलिटी मैं बियर कर सकता हूँ। तो बैलेंस शीट में कितनी आएगी? देखो 9000। तो बैलेंस शीट में अगर 2700 हो, अगर 13,500 हो, अगर 9,000 हो, कम हो ज़्यादा हो इक्वल हो, वो तो आएगी। लेकिन एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि WCR जितना है उतना वो यूज़ हो सकता है, उससे ज़्यादा पार्ट किसके पास आएगा? फादर के पास। फादर मतलब कौन हो गया? रिवोल्यूशन। उससे कम पार्ट अगर यूज़ हो पाता है तो बाकी पार्ट किसके पास चले आएगा? एम्प्लॉयज़ A और B। ऐसे मान के चलिए कि उन बेटे और फादर के दो एम्प्लॉय थे A और B, या जो पार्टनर्स बोल रहे हो ना वो। तो आई होप आपका केस सारा का सारा हो गया। एक ऐसे भी आ सकता है, मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, आपको WCR दे रखा है तो आप बांट दोगे। लेकिन अगर आपको WCR नहीं दे रखा होता और आपकी लाइबिलिटी सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस कोई सी भी होती, इसका मतलब आपको ये WCR नहीं दे रखा और आपको 2700 मान लो लाइबिलिटी दे रखी है, तो हमें पता है कि ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा? लॉस होगा। तो ये पूरा का पूरा किस में जाएगा? रिवोल्यूशन में जाएगा। क्योंकि अगर ये है ही नहीं तो आप WCR को डेबिट कर ही नहीं सकते, बेटा ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? बाप ही सारा बियर करेगा। तो उस केस में क्या होगा? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी पूरे के पूरे 2700। इस केस में क्या होगा? पूरे के पूरे 13,500, क्योंकि WCR है ही नहीं। तो अगर आपके बैलेंस शीट में WCR है रिजर्व, तो मतलब बेटा है, तो शुरू में बेटा बियर कर रहा है, और अगर ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो फिर फादर बियर करता है। समझ गए? अब आपको एग्जाम्पल में दे रखा है, देखो कॉन्सेप्ट वाइज भी बता दिया और रटवा भी दिया, आपकी मर्जी है। A और B पार्टनर है, रेशो क्या दे रखा है? 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट C ऑन 1 अप्रैल 20 फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 5000, और इन्वेस्टमेंट कितना है? 25,000। 31 मार्च 20 की दे रखी है। अब यहाँ पे आपको 5 केस दे रखे हैं। गिव अकाउंटिंग एंट्रीज इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन फॉलोइंग 5 सर्कमस्टेंसेज। अब आप सोचिए कि ये फ्लक्चुएशन रिजर्व कब काम आता है? जब मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। ये कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है? अगर बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, बुक वैल्यू 25, मार्केट वैल्यू 20 आ रही है, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये रिजर्व काम में आएगा, यानी बेटा काम में आने लग जाएगा। बेटा कब आएगा? बेटा क्या बोलेगा कि मैं कब काम आ रहा हूँ? अगर आपकी असेट्स, बेटा फादर को क्या बोलेगा? पापा अपना जो बिजनेस है, अगर उसमें से असेट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है इन्वेस्टमेंट की, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ये बेटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर नहीं रही, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर नहीं रही, उतनी ही है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? ये नॉर्मल बढ़ जाएगा। तो आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल में बाय IFR, किस रेशो में? पुराने रेशो में, A और B में 3000 2000। ये नहीं सोचना कि C भी आ गया तो नए रेशो में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था। अब मान लीजिए कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 25 दे रखी है, तो ऊपर की तरह सेम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले भी 25 था बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू भी 25 हो गई, तो इसका मतलब फ्लक्चुएट नहीं हुआ। तो फ्लक्चुएट नहीं हुआ तो पूरा का पूरा रिजर्व A और B में बढ़ गया, यानी उनके लिए फ़ायदा हो गया। ठीक, ये मान के चलो ये एम्प्लॉई है, जब भी मैं बेटे बाप का केस बता रहा हूँ। अब देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 22, तो बेटा आ गया। बेटा क्या बोला? पापा एसेट 25 की दे रखी है हमारी बिजनेस में और 22 की वैल्यू हो गई है, तो इसका गैप कितना हो गया? 3000 का आ गया लॉस एक तरीके से, कि अगर आज बेचेंगे तो 22,000 ही मिलेंगे,
तो हमने तो 25,000 में ख़रीदा हुआ है, तो हमें 3,000 का लॉस हो रहा है, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बेटा क्या बोलेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, IFR 5,000 का, उसमें से इन्वेस्टमेंट कितना कम हो रहा है, 3,000 का। कितने का, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है याद रखना। जैसे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा तब जाके आपको 25 में से 3 गए तो कितना बचा, 22 बचा। तो अब बताइए रीवैल्यूएशन में आया क्या, नहीं। तो रीवैल्यूएशन में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि बेटे के पास पड़े हुए हैं। तो बाकी 2,000 बेटा क्या बोलेगा, पापा 2,000 बच गए, तो हम अपने एम्प्लॉय को दे देते हैं, ए और बी को। किसको दे देते हैं, एम्प्लॉय को दे देते हैं। समझ गए। तो इसका मतलब भी यही है कि अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है और लॉस हो जाता है तो वो आप IFR के थ्रू संभाल सकते हो। अगर IFR कम पड़ रहा है तब आपका रीवैल्यूएशन का पार्ट आएगा, तब आपका रीवैल्यूएशन का लॉस का पार्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 में से सिर्फ 3 ही आपका लॉस है, ठीक है। यानी 5,000 पूरा यूज़ नहीं हो पाया, तो बाकी 2,000 बच गए, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे 3:2 में, 3:2 में, ए और बी में। तो अगर आप है ना पार्टनर्स कैपिटल में दिखाओगे तो बाई IFR कितना दिखाओगे, 1,200 और 800। ये क्यों नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि 5,000 में से बेटे ने 3,000 यूज़ कर लिया है। अब मान के चलो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई, 30। तो कितनी हो गई, 30। अब ये बताओ फ्लक्चुएशन रिजर्व कब काम आता है, जब लॉस होता है। कभी प्रॉफिट में काम आता है क्या, नहीं। हमें पता है कि 25 से वैल्यू 30 हो गई तो उसकी तो वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब किस में आएगा, 5,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और आपको पता है एसेट साइड यहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे, तो आपका बाय इन्वेस्टमेंट आएगा। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन। तो बेटा बोलेगा पापा मेरा तो यूज़ हुआ ही नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी हुई है। तो अब तो 5,000 आ रहा है, 25 से 30 हुआ है तो 5,000 आ रहा है, तो वो तो आपने किस में डाल दिया, हाँ, अपने फ़ायदे में डाल दिया, ठीक, बाय इन्वेस्टमेंट साइड में। तो ये मैं बांट दूँ ए और बी में, तो पापा बोलेंगे हाँ बांट दो, 3:2 में बांट दो। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, एक तो होगी इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, ये रही, और एक होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ए टू बी। 5,000 को 3 और 2 में बांट दिया। अब देखिए सबसे ज़्यादा पेज, ये क्या बोल रहा है, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 18 हो गया तो आप देख सकते हैं 25,000, 25 से 18 बताइए कितना कम हुआ, 7,000। अब आप बोलोगे सर ये तो रिवॉल्यूशन में जाएगा, मैं बोलूँगा कितना जाएगा, जितना बेटे के पास था वो तो ख़त्म हो गया। यानी बेटे ने क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। बेटे ने बोला पापा मेरे पास 5,000 ही है, तो जो 7,000 का फ्लक्चुएशन है यानी लॉस हो रहा है उसमें से 5,000 तो मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ, बाकी 2,000 तो आपको संभालना पड़ेगा। तो बेटा क्या बोलेगा, पापा IFR में जो डेबिट कर पा रहा हूँ वो 5,000 ही कर पा रहा हूँ, IFR जो डेबिट कर पा रहा हूँ वो 5,000 ही कर पा रहा हूँ, और आप जो रिवॉल्यूशन का पार्ट है वो संभाल लो कितना, 2,000, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया, 7,000 से। तो आप देख सकते हो कि ये 7,000, IFR 5,000, रिवॉल्यूशन 2,000। अब तुम ये बताओ कि यहाँ पार्टनर्स को कुछ मिला क्या, मतलब एम्प्लॉयज़ को ए और बी को कुछ मिला क्या, नहीं। ए और बी को कब मिल सकता है, अगर रिजर्व में कुछ बचता है। अगर रिजर्व में बचा ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ज़्यादा लॉस हो गया, तो बल्कि कौन आ गया बेटे के बाद, फादर भी आ गया, और फादर क्या हो गया, रिवॉल्यूशन में चार्ज करने के लिए तैयार हो गया। मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया। तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट में 2,000 दिखाओगे, याद रखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट करोगे, तो जब भी आप एसेट में नया इन्वेस्टमेंट दिखाओगे, तो जैसे वहाँ पे आपने 22 दिखाया था, तो यहाँ पे आप कितना दिखाओगे, 25 में से 7 गए तो 18 दिखाओगे। कितना दिखाओगे, 18 दिखाओगे। अगर 25 से 30 हुआ है तो 30 दिखाओगे। तो इस तरीके से जरूर याद रखना। अगर आपको नहीं आता तो इसलिए मैंने फादर बेटे का ऐसे बता दिया आपको, यानी सन फादर का बता दिया। नहीं तो आपको समझना है तो कॉन्सेप्ट समझिए कि रिवॉल्यूशन कब आता है, जब लॉस ज़्यादा हो जाता है और रिजर्व में पैसा नहीं रहता। अगर रिजर्व में है तो उस केस में रिजर्व का पूरा यूज़ हो जाता है, ठीक है। अगर रिजर्व का कुछ यूज़ हुआ है तो बाकी वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स कौन है, एक तरीके से ओनर ही है, ठीक है। तो पार्टनर्स क्या बोलेंगे, जो भी रिजर्व बचा वो तो हमें ही बटेगा ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पे इस केस में आप देख सकते थे कि 22 हो गया तो 25 से 22 3 का ही लॉस था, जबकि रिजर्व कितना था, 5। तो बेटे ने क्या बोला, पापा अभी भी 2,000 बचे हैं, तो ए और बी को दे देते हैं 3:2 में। आगे समझ में। और 18 वाले में क्या था, 7,000 का लॉस था, तो ए और बी को दे ही नहीं पाए, बल्कि क्या बोला, इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे 7 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 2,000 यहाँ पे आएगा। अब 2,000 कौन बियर करेगा, वो बेटे ने तो कर लिया, बेटे ने तो बोला मेरे पास 5 ही है, तो रिवॉल्यूशन मतलब फादर बियर करेगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। तो अब अपना कल केस बचेगा एक, जो सेकंड वाला। और इसके अलावा यानी कहने का मतलब प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी पड़ेगी नए पार्टनर की, किसके बेसिस पे, पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। और उसके बाद बचेगा जो अपने 9, 10, 11, 12, 13 के जो इलस्ट्रेशन बचे थे NPSR के, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो से रिलेटेड।
आई होप आज की वीडियो में आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।